सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है टॉपिक को ख़त्म करने जा रहे हैं। क्या था टॉपिक हमारा? डी एंड एफ ब्लॉक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लिया था। आज हम लोग बहुत तेज़ी से एफ ब्लॉक एलिमेंट को रिवाइज करेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी हमारा जो है अपकमिंग चैप्टर में क्या सोचा था हम लोगों ने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारा दोनों इनऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग किस पे जाएंगे? तो कह रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल करते हैं। बायोमॉलिक्यूल हो जाएगा तो हम लोग किस पे करेंगे? फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत तेजी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तेजी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो क्या ये लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? तो इट गोज इन एंटी पेनाल्टीमेट शेल। ठीक है, एफ सबशेल। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए? एंटी पेनाल्टीमेट एफ सबशेल। देन element will be F block element। कौन सा एलिमेंट है? F block एलिमेंट है। ठीक है, अब F block एलिमेंट की बात ये खास है कि इनकी दे हैव outermost 3 shells। outermost 3 shells are incomplete। कितनी shells incomplete होंगी? Like n s n-1 d वाला और n-2 f। बात समझ में आ रही है? और ये आ गई आपकी नोबल गैस। ये हो गया आपका जो है। चलिए अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था एससी यादव लाए एसी। तो लैंथेनम के बाद 58 से लेकर के 71, और ये कौन सा सीरीज है? तो कहेंगे 4F। और इसके बाद एक्टिनम के बाद पे क्या है? 90 से लेकर के 103। ये क्या है? 5F सीरीज। ठीक है, अब ये जो सीरीज है इसको कहेंगे हम लैंथेनॉइड्स। क्या कहेंगे? लैंथेनॉइड्स। And these are the rare earth metal। These are the rare earth elements। और लैंथेनॉइड्स में एक और खास बात, दैट इज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। इसको छोड़ करके बाकी सारे नॉर्मल है। जिसको लिखना हो लिख लीजिए, जिसको समझना हो समझ लीजिए। तो किसको छोड़ करके? प्रोमीथियम को छोड़ करके बाकी सबके सब क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, और जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? एक्टिनॉइड्स। और ये सब क्या होते हैं? ऑल आर रेडियो एक्टिव। सबके सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्या है? हम लोगों ने क्या सीखा? एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? तो कहेंगे सर एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल, या इसी को क्या कहते थे? प्री पेनल्टीमेट। हम लोग अपने काम की बात कर रहे थे। एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा, दैट इज n-2f। कौन सा? अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नोबल गैस n-2f n-1d और ns। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? n-2f में। ठीक है, तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने पढ़ाया था। तो अगर ये सबसे बाहर की शेल n है तो ये क्या हो जाएगी? n-1, और ये हो जाएगी n-2। अगर ये 4 है तो ये 3 है 2। 4 - 1 इज 3, 4 - 2 इज 2। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लैंथेनाइट कहाँ से शुरू होते हैं। तो आफ्टर लैंथेनम कौन सी सीरीज है? 4s सीरीज और 5s सीरीज। 58 से 71 और 90 से 103। लैंथेनॉइड में एक खास बात है, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनके बाकी के एलिमेंट तो क्या है? नॉर्मल। लेकिन सिर्फ प्रोमीथियम कैसा है? तो कहेंगे रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम कैसा है? रेडियो एक्टिव।
अब हम बात करते हैं एक्टिनोइड्स की। किसकी बात करते हैं? एक्टिनोइड। जितने भी एक्टिनोइड है सबके सब क्या है? तो कहेंगे सर रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव। समझ में आ गया? बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो 92 के बाद लिखो एक्टिनोइड्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, इनको क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक। क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जितने भी आर होते हैं क्यों कहते हैं? तो कहेंगे दिस ऑल आर मैन मेड। कैसे होते हैं? ऑल आर मैन मेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट की। तो आंसर है दैट इज टेक्नीशियम। डी ब्लॉक में पढ़ा था ना हम लोगों ने। और फर्स्ट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, तो आंसर आता है भैया नेपच्यूनियम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रो 4s सीरीज, 4s सीरीज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, अब यहीं पर आती है, यहां यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आर्गन के बाद से इस सीरीज से शुरू होती है 3D सीरीज, याद है? इसके बाद यहाँ पे आई थी 4D सीरीज, याद है? यहां से हम लोगों ने पढ़ा था SC, हाँ SC यादव, लाई, AC, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो देखो जेनॉन के बाद लैंथेनाइड, लैंथेनम के बाद लैंथेनॉइड। इसका मतलब क्या है? नोबल गैस में हम यहाँ पर क्या लेंगे? जेनॉन। क्या लेंगे? जेनॉन। हाँ, थोड़ी सी जगह बना ली। कहाँ चले गई नोबल गैस में? नोबल गैस में हम क्या लेंगे? जेनॉन। आपके 25 मार्क्स पूरे सिक्योर होने वाले हैं। इसके बाद हो गया 4F, 1 से लेकर के 14 तक भर सकते हो। इसके बाद 5D, या तो 0 या तो 1, और इसके बाद 6S। ठीक है, तो सिक्स्थ सेल, कौन सी सेल? सिक्स सेल आपकी जो है फुलफिल नहीं हुई है। 6S होगा, 6P होगा, 6D होगा, नहीं है, सिर्फ S तक है। 5D 10 होता तो फुलफिल होता, 5D क्या है? अनफिल जो है। और यहाँ 4S देखो 1 से लेकर के 14 तक है। तो ये सब क्या है? तो कहेंगे सर ये सब के सब जो है आप ये कह सकते हैं कि ये फुलफिल्ड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसको याद करने का तरीका, शिप्रा नायडू प्रेम से यूरोप गई, तभी डायरिया हुआ, इंजीनियर तुम ये भी लो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खास को याद करने की जरूरत है। जैसे ये हो गया, सीरियम को लिखूंगा मैं जेनॉन, 4F1, 5D1, 6S2, और प्रोमेथियम को लिखूंगा जेनॉन, 4F3, 5D0, 6S2। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला है ये जेनॉन, 4F14, 5D0, 6S2, और ये वाला है जेनॉन, 4F14, 5D1, 6S2। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही मैग्नेटिक बिहेवियर कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो जिसमें हम लोग को क्या मिलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे आपको पता करना होता है। जैसे आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है, जैसे आ गया मान लीजिए Lu+2, C+4। ठीक है, तो Lu+2, अब ये देखो ये है आपका ये ल्यूटिटियम। क्या है? ल्यूटिटियम। अब यहाँ पे लिखा है जेनॉन, 4F14, 5D1, 6S2।
अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कौन से निकलेंगे, तो सबसे बाहर की शेल के निकल जाएंगे। तो क्या बचा 5d1, क्या दिखा, और 5d1 मतलब d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो क्या होगा पेयर्ड के अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे देखो सीरियम, और सीरियम लिखा है +4। अच्छा ये देखो ये पढ़ो, सीरियम को अगर मैं सीरियम की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2। अब यहाँ पर देखो, ये देखो 4 निकाल दो, कितने निकाल दो 4, जब 4 के 4 निकालोगे तो ये हो जाएगा सीरियम +4 किसके बराबर हो जाएगा, ज़ेनॉन 4f0 5d0 6s0। अरे भैया कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर, वो पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक खत्म, चैप्टर ही खत्म होने वाला है। ठीक है, हेडिंग डालिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, क्या पढ़ने आ रहे हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लिखा है कि अगर हम सीरियम से ल्यूटिडियम की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा, कह रहे घटेगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, कहेंगे सर पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। अब हम हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, तो कहेंगे सर +3 आएगी, क्या आएगी +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कहेंगे सर +3 होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे सर +2 से +4 तक, कहां पर +2 से +4 तक। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे लिखिए जनरल प्रॉपर्टी। अच्छा मेटल है तो कैसे होंगे, तो कहेंगे सिल्वरी वाइट, कैसे होंगे। ठीक है, तो लिखो ऑल लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट। मुझे बहुत तेज तेज लिखवाना पड़ रहा है बट आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, और इनके जो अर्लियर मेंबर होते हैं वो थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, दे आर क्वाइट रिएक्टिव, दे आर क्वाइट रिएक्टिव। अब आगे की बात करते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो रेंज करता है -2.2 से लेकर के -2.4 वोल्ट तक। हालांकि इतना डिटेल में आपसे कभी पूछा ही नहीं गया। ठीक है, थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी लिखो। whenever heated with carbon they form, क्या बनाते हैं भैया, कहेंगे सर कार्बाइड, क्या बनाते हैं कार्बाइड, लाइक Ln3C Ln2C3 Ln2 ठीक है, और दे लिबरेट कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। नोट कर लीजिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। इनका एक अलॉय है, बहुत फेमस अलॉय है, दैट इज मिश मेटल। इनका एक बहुत फेमस अलॉय है जिसको हम कहते हैं क्या, MiSCH मेटल, मिश मेटल, क्या कहते हैं मिश मेटल। और ये किससे बना होता है, 95% इसमें कोई लैंथेनाइड होता है और 5% इसमें क्या होता है, आयरन होता है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इसको कहते हैं मिश मेटल, क्या कहते हैं मिश मेटल। और इसका और दूसरा क्या, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाने के लिए भी काम आता है, बुलेट बनाने में जो यूज होते हैं। तो दे आल्सो यूज इन
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय। ठीक है, किसके किसने से बुलेट वगैरह बनाने की, गाड़ी वाली नहीं, मारने वाली। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा एक्टिनॉइड के बारे में पढ़ लेंगे। बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उतना हमको पढ़ना ही नहीं जितना हमारे एग्जाम में आएगा, हम सिर्फ उतने पर फोकस करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये देखिए लो, चलो पहले इतना सा पढ़ लेते हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। डालो एक्टिनॉइड्स, क्या डालोगे, एक्टिनॉइड्स लिखो। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी रेंज क्या है, तो कहेंगे सर +2 से +7। ठीक है, दे शो ग्रेटर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देन लैंथेनॉइड्स, देन लैंथेनॉइड्स। इसके बाद आती है दे शो लेसर एनर्जी डिफरेंस between 5F and 6D in comparison to 4F and 5D। ठीक है, देखो लैंथेनॉइड का आप लोगों ने पढ़ा था क्या, जेनॉन 4F 1 से लेकर के 14, 5D 0 या 1, 6S 2। और जब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड की तो हम बात करते हैं रेडॉन 5F 1 से 14, 6D 0 या 1, 7S 2। ठीक है, पढ़ा, इतना समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। अब बात आ रही थी यहाँ पर देखो +7, तो +7 कौन कौन शो करता है, नेपच्यूनियम, ऐसे लिखो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। और इसमें जो एक चीज है थोरियम, ये क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे याद करते हैं, थापा यूरे नहाने पहुंचे अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, फेमस मडोना लेकर। याद करने का निमोनिक्स है इसका। ठीक है, अब जनरल है, मेटल है, तो क्या होगा, हम इनकी तो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिर से जगह बच गई, इरेज कर दूं। जनरल प्रॉपर्टी बस इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो ऑल आर सिल्वरी वाइट, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या पढ़नी है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, देयर विल be no effect of alkalis over actinoids। ठीक है, the color of lanthanoid actinoid is due to FF transition। ये सब आना चाहिए, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन की वजह से इनका कलर होता है, देख शो कलर। ठीक है, और ये ऑल आर रिएक्टिव विद HCl एंड पैसिव
टू नाइट्रिक एसिड। डन, यही लिख लो ऐसे, द एंड, कहानी खत्म, इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं है। बात समझ में आ गई? टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको आईयूपीएसी लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी लिखना है, CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। एक चीज, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आया है आईयूपीएसी लिखने का। दूसरा क्वेश्चन आया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल मेटल का। तीसरा क्वेश्चन आया है कि आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये बताना है। इसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन बढ़ाना है। मैं आपको विश्वास बताऊं, कुछ नहीं है ये, मतलब अभी लिखोगे पढ़ोगे हलवा है, इससे ज़्यादा सिखा दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के ऊपर, और आपसे पूछा है क्या आप इसका शेप प्रेडिक्ट करिए, ज्योमेट्री, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करिए, और आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करिए। NiCO4 एक्सेप्शन है, मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, अभी सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग में क्वेश्चन क्या है कि द क्वेश्चन इज, एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल का कॉम्प्लेक्स है, और उसका कॉम्पोजिशन है CH3NH3 का, CrNH3 का होल 4 Cl2Br, और उसको दो फॉर्म में लिया गया, A और B फॉर्म में दिया गया। जब उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। इसका मतलब ब्रोमीन क्या है, प्रेजेंट है, और वो भी कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स के बाहर, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और इसके बाद लिखा हुआ है कि और इसके बाद हमको क्या है, वेयर एज बी गिव पेल येलो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन द कंसंट्रेटेड अमोनिया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, √n ब्रैकेट में n+2, ये तो फॉर्मूला था बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, उसकी यूनिट थी बोहर मैग्नेटॉन, और वो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाऊंगा, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही आप बता सकते हो कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैंने बोला था कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के आसपास की कोई डेसिमल वैल्यू बोल देना। अगर एक है तो 1.3, 1.4, अगर दो है तो 2.4, 2.5 ऐसे बोल देना, राइट? ठीक है, अब देखना ये भी सिखा दूंगा। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कुछ नहीं है, हलवा। आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया। अगला है कि कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस पर डिपेंड करता है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी। ठीक है, ये है आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 मार्क्स से सीधे 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में जो है एक पहला आया है, ये एग्जाम्पल, पूरा डिट्टो एग्जाम्पल मैं आपको अभी सिखा दूंगा। CuNH3 का होल 5 Br SO4, और इसका जो है आपको सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना है। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते थे, तो अभी मैं आपको मेरिडोनियल फॉर्म सिखाऊंगा। ठीक है, सिखा दूंगा इसको भी, ये भी हो जाएगा। IUPAC, आइसोमेरिज्म, बस आपके आपके सिलेबस के हिसाब से जितना अच्छा ये चैप्टर है, उस हिसाब से इस चैप्टर से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। सिर्फ आपसे IUPAC पूछी जा रही है, सिर्फ आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, और जो है लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पाई एसिड लिगेंड है कि नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें ही इस चैप्टर से पूछी गई हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो अब मैं आपको ये चैप्टर, हाँ तो बेटा अगर आपका जेई में दिया हुआ था तो आपको करना ही क्या है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, √n ब्रैकेट में n+2, लो सॉल्व हो गया। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 ब्रैकेट में 1+2, सॉल्व कर लो। अगर ये 2 है तो 2 ब्रैकेट में 2+2, तो यही तो है वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें कोई बहुत बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, बट ये तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि ताकि जल्दी से आपका सॉल्व हो जाए, राइट? पढ़े, चलिए हिम्मत बांधिए, और फिर हम लोग एक चैप्टर खत्म करते हैं। वो कौन सा यूट्यूबर है ना, वो कहता है चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग क्या कहने जा रहे हैं, चलिए खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से खत्म करेंगे इस टॉपिक को।
यहाँ देखिएगा, पहले कुछ चीजें देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एक बहुत छोटी सी थ्योरी है, हालांकि आपके सिलेबस में तो कभी पूछी ही नहीं गई। आपका मैंने सारा पेपर देख डाला, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात को समझते जाइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जो चीज नहीं दिखे मुझे बता दीजिए। ब्लैक से लिखी हुई चीजें नहीं दिख रही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी वैलेंसी, और वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अरे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। प्राइमरी वैलेंसी जो है किसके बराबर होगी? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी। सिंपल, कोई भी टफ चीज नहीं पढ़नी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। मेरी बात को समझते जाइएगा। दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? तो कहेंगे कि जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसी के बराबर होती है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा है, दैट इज K4FeCN का होल 6। यहाँ जो साइनाइड है Cn माइनस, इसकी जो इसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज -1। अच्छा, कोई भी कंपाउंड का नेट चार्ज क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। अब मेरी इस बात को बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा कि पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, दैट इज +1 हमेशा। क्या होती है? +1 हमेशा। कितने हैं? तो कहेंगे 4 हैं। तो टोटल इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो 4 + 1, तो 4 + 1 को जोड़ोगे तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? यहाँ 6 है, तो मैं यहाँ पर -6 लिख दूं। तो अभी भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? कह रहे 2 का। तो यहाँ पर आयरन क्या हो जाएगा? +2, तो +4 + 2 दैट इज +6, -6 नेट क्या होगा? 0। ये जो चार्ज है +2, क्या है? ये जो चार्ज है +2, यही है आपकी क्या? प्राइमरी वैलेंसी। क्या है आपकी? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी। किसकी बात आती है? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किसके बराबर है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे ऐसी तैसी में जाए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सीधे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। किसके बराबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी into number of ligands। अब लुईस बेस को ही हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? लिगेंड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही हम क्या पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे लिगेंड। लुईस बेस या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम क्या पढ़ रहे हैं? लिगेंड। तो क्या क्या सीख लिया हम लोग ने? प्राइमरी वैलेंसी सीख ली, सेकेंडरी वैलेंसी सीख ली। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो कह रहे सर सेंट्रल जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है, मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज इक्वल टू क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है? डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे यहाँ पर 6 लिगेंड है, कितने हैं? 6। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए? 6। और ये जितने भी लिगेंड हैं इनके ऊपर कितना चार्ज है? तो कहेंगे सर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? 1। कितने बना रहे हैं? 1। तो ये बॉन्ड बना रहे हैं 1, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई? 1। क्या हो गई? 1। तो 6 × 1, तो नेट आंसर क्या आएगा? 6। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसकी क्या आएगी? तो कहेंगे 6 सेकेंडरी वैलेंसी। बात समझ में आ गई यहां तक? यस और नो? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई? 6। यही एक क्वेश्चन हमारा क्रैक हो गया। अब हमको ये समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइमरी वैलेंसी निकालना, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना। ठीक है, वो हमारा क्रैक हो गया। अब हम लोग इसके बाद आगे की बात करेंगे। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखना। जो चीज़ ना दिखे मुझे बताइएगा, मैं उसको साफ साफ सुथरा लिख दूंगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में बनी है आप लोगों के लिए। ये है कंपाउंड, ये है आयोनाइजेशन, ये लिखा है
number of moles of silver chloride formed from 1 mole of compound। माफ कीजिएगा, ये देखो कुछ कॉमन जो है ऐसे ही जनरली लिख दिया है इन्होंने। सॉल्ट यहाँ पे लिखा है COCl3.6 अमोनिया, COCl3.5 अमोनिया, COCl3.4 अमोनिया एंड COCl3.3 अमोनिया, ये लिखा है। और यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आयंस, अरे कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखो इसको इसका कॉम्प्लेक्स बनाकर लिखा है, देख रहे हो, देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना के लिखा है। इसको इस तरीके से लिखा है, इसको किस तरीके से लिखा है, ऐसे लिखा है CONH3 का होल 6 Cl, ठीक है, या लिख सकते हैं 3, तो 3Cl, या Cl3 है 3Cl। अब देखो जैसे तुम इसको पानी में डालोगे यहाँ से टूटेगा और ये बनाएगा CONH3। अच्छा, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 3 हो चाहे 10 हो उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्लोरीन की वजह से, 3+ और प्लस 3Cl। अब एक बात लिखी हुई है कि कितने मोल सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, तो सोल्यूशन में कितने मोल क्लोरीन है, तो कहेंगे 3 मोल क्लोराइड आयन है। तो सोल्यूशन जो है वो किसका बना हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का, किसका, तो सिल्वर नाइट्रेट से क्लोरीन 3 क्लोरीन ऐड कर रिएक्ट करेगी तो कितने सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, 3, AgNO3 प्लस Cl विल फॉर्म AgCl, क्या बना, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, यहाँ कितने बनेंगे, कितने इस्तेमाल होंगे, अगर ये 1 आएगा तो ये 1 बनेगा, 1 मोल लोगे तो 3 मोल बनेगा। एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये इसका 1 मोल एक मॉलिक्यूल लेते हो तो 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड तुमको देखने को मिलेगा, अगर इसका 1 मोल लेते हो तो 3 मोल मिलेगा, सिंपल रूल है। दूसरे वाले में ये लिखा है COCl3.5 अमोनिया। अब इसको बनाया कैसे है, यहाँ पर देखना, यहाँ बना दे रहा हूँ, CO और अमोनिया 5 और Cl और Cl2, बात समझ में आ गई। और जैसे देख रहे हो तो कितने क्लोरीन बाहर है, 2, तो 1 मॉलिक्यूल अगर मैं इसका लूंगा तो मुझे 2 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे सिल्वर नाइट्रेट में, अगर मैं इसको डाल दूंगा क्योंकि यहीं से टूट जाएगा और ये बनाएगा 2Cl-। अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो मुझे कितने मोल सिल्वर क्लोराइड मिलेंगे, 2 मोल। दिव्यांग समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये दिया हुआ है, इसमें 1 क्लोरीन बाहर है तो 1 मोल, और यहाँ पर 2। अभी देखो नंबर ऑफ आयन गिनो जरा, तो 3 क्लोराइड आयन और 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, 4, ये देखो 4 लिखा है कि नहीं, यहाँ पर जरा देखो तो 1 कॉम्प्लेक्स ये और 2 ये, 2 क्लोराइड आए तो कितना लिखा है, 3। कोई दिक्कत क्या, बोलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत, चले यहाँ पे देखो इसी का लिखा हुआ है। अब बात आती है एग्जाम में, चलो सावंत आपने इतना कुछ बता दिया, अब जरा मुझे चुपके से इतना बता दो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछो। ये है कोबाल्ट, ये है अमोनिया का होल 6 और 3Cl, ऐसे ही तो कुछ है, या फिर Cl2 लिख लो। मैं सबसे पहले वाले को देख ले रहा हूँ। तो मुझसे कहा किसी ने, चलो सावंत इसका प्राइमरी वैलेंसी बताओ। अगर ये न्यूट्रल है, ये इधर तोड़ोगे तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज इसमें से किसके ऊपर जाएगा, ये न्यूट्रल है ही है, जाहिर सी बात है किसके ऊपर जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3, यही हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। कह रहे सावंत चलो इतना तो अच्छा लग रहा है, अब मुझे एक चीज और बता दो। मैंने पूछा क्या, कि सेकेंडरी वैलेंसी भी बता दो। मैंने कहा ओके, ये लो सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैंने कहा कितने लिगेंड है, तो कहेंगे 6। मैंने कहा सब एक ही टाइप है, हाँ।
अमोनिया जो है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? जैसे अगर मैं देखूं अमोनिया को NH और इसके पास एक ही तो लोन पेयर है, यही लोन पेयर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? एक। कितने? एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? तो कहेंगे 1। कितनी हो गई? 1 × 6। आंसर क्या आ गया? कहेंगे 6। क्या आ गया? 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 6। डन? आ गया? लो बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या गिरा? पेन। ये देखो यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है। देखो लिगेंड निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और इवन पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ले पानी में डाला, यहाँ से ये टूटेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। CO यहाँ लिख दे रहा हूँ, CONH3 का होल 6 3 प्लस 3Cl-। 4 आयन दिख रहा है। देखो जल्दी जल्दी देखना, जल्दी जल्दी देखना। ये टूटा, इसमें टूटा, इसमें टूटा, लिगेंड दिख गया। चलो अब ये वाला भी देख लो। ये देखो इसका ये किस तरीके के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कोबाल्ट है 6 बता दिया था ना। ये देखो 6 बनाया कि नहीं? 1 2 3 4 5 और 6। और जितने क्लोरीन है वो सोल्यूशन इसके बाहर ही तो है। देखो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। ये कैसा बॉन्ड बनाए होंगे? तो कहेंगे सर बाहर है, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक। ये इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं है ना, आयनाइज होगा कि नहीं होगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो पानी में डालते ही पानी के बाद आयन क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ये देखो दूर दूर से बना रहे हैं, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बना रहे हैं, तभी तो आयनाइज हो रहा है। अब ये देखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है आयनाइजेशन स्फीयर, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सब सब आता है तुम लोगों को, बहुत तेज हो। अब इसको देखो, ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस इसका अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। और यहां पर कैसे बॉन्ड बना? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर CuCl3.6 अमोनिया है और यहाँ पर 5 अमोनिया है। अच्छा देखो यहाँ पर अमोनिया कम पड़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन इसकी प्राइमरी वैलेंसी हमको फिक्स रखनी थी, तो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो हमने एक क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए दिखाया। तो ये कितने क्लोरीन फ्री है? एक ये वाली फ्री है और एक ये वाली फ्री है। बाकी ये वाला कैसा बॉन्ड बनाया? तो कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड? तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा और ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। यही दोनों आयनाइज होंगे, वो वाली आयनाइज नहीं होगी। बहुत बेसिक है। चलो, अरे सब आता है आप लोगों को। कोई दिक्कत? काउंटर आयन, हाँ दैट इज एन आयन। ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल आयन। कोई दिक्कत? ये सब तो आता है आप लोगों को। चलो देखिए, तो मान लो कुछ बताने लायक हो तो बताएं। हाँ ये अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। चलो यहाँ पर कुछ खास बात है आप लोगों के काम की। ये है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। और लिगेंड जो है क्या होना है? ये दिस इज लिगेंड, दैट इज लुईस बेस। कैसा? लुईस बेस। ये भी आपका लिगेंड है। यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैट इज लुईस ब्रेस। ठीक है, लिखा है कि मॉलिक्यूल और आयन विच इज कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो आपको नहीं आता है। चलो बस ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है लिगेंड जो है वो दो तरीके के होते हैं, चार्ज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। चार्ज में भी पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे क्या होंगे, कहेंगे कैटायनिक लिगेंड। कौन से? कैटायनिक लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जो निगेटिवली दैट इज एनायोनिक। एनायोनिक लिगेंड। कौन से लिगेंड? एनायोनिक लिगेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से कैटायनिक होते हैं, कौन कौन से एनायोनिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए कैटायनिक लिगेंड। कौन से लिगेंड? कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड कौन कौन से है? तो कैटायनिक लिगेंड का नाम है हाइड्राजीनियम NH2 NH3 प्लस। ठीक है, दिस इज हाइड्राजीनियम। अच्छा देखिए यहाँ पर तो एक लिगेंड हो गया। दूसरा है नाइट्रोसोनियम। कौन सा लिगेंड है? नाइट्रोसोनियम। और तीसरा है नाइट्रोनियम। कौन सा लिगेंड है? नाइट्रोनियम दैट इज NO2+। यही याद रखिएगा, बहुत लिमिटेड है कैटायनिक लिगेंड लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इनका नाम है? इनका जो है इनका IUPAC नेम, कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका क्या नाम यूज होता है? हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके एनायोनिक लिगेंड। कौन से लिगेंड? एनायोनिक। एनायोनिक लिगेंड्स में यहाँ पर ONO-, यहाँ देखो लिखा है NO2-। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो साइनो दैट इज CN-, साइनो। ठीक है, अब जितना देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। लिखा है साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का फार्मूला क्या है? CN-। तो इसका जो है IUPAC नेम लिगेंड का क्या रखेंगे? साइनो। ये है आपका हैलाइड, लाइक फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड, जिसको कहेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। ये है हाइड्राइड आयन, तो इसको कहते हैं हाइड्राइडो। क्या कहते हैं? हाइड्राइडो। नाइट्रो, अब देखो ये NO2- ये भी है और NO2- ये भी है। अब बात आती है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो नाइट्रोजन लगा रहा है, नाइट्रोजन से लग रहा है, नाइट्रोजन से लग रहा है, या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम होता है नाइट्रो। और अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो, क्योंकि लोन पेयर इसके पास भी बाबूजी और इसके पास भी है। और एक दो नहीं है, कितना है? 6। कितना है? 6। और ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, मजाक चल रहा है। ये दो तो हटा दो ना, ये दो तो यहाँ रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? अगला लिखा है एमाइडो। क्या लिखा है? एमाइडो। ये देखिए, इसके बाद लिखा है नाइट्रेट आयन NO3-, नाइट्रेटो। और हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज हाइड्रोक्सो। और NH2- दैट इज एमाइडो। क्या है? एमाइडो। दिस इज O। क्या है? एमाइडो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ये कौन सा लिगेंड हो गया? कहेंगे एनायोनिक लिगेंड हो गया। और भी होते हैं, लियो सल्फाइड, सल्फाइडो। ठीक है, सल्फाइटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, कार्बोनेटो। और ये हो गया NH2-, दिस इमीडो। NH2- दैट इज इमाइड, मतलब एमाइड एमीन होता है, प्राइमरी एमीन, देन सेकेंडरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन। तो क्या हो गया? इमीडो। क्या हो गया? इमीडो। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन घर के घर सर आप क्या पढ़ाते हैं? हाँ, इन अ गुड वे। न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा लिगेंड? न्यूट्रल लिगेंड। अब बात आती है, देखो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं और कोई चार्ज नहीं। और जब बात आती है कोई चार्ज नहीं, तो कह रहे हैं दिस इज, जैसे आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, थायो
कार्बोनिल, ठीक है, दैट इज थायोकार्बोनिल, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, जहां भी अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। पानी एक्वा, ठीक है, क्या लिखते हैं एक्वा, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको क्या लिखेंगे नाइट्रोसिल, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, लिखेंगे क्या कार्बोनिल, क्या लिखेंगे, यही एग्जाम में आता है आपके, लाइक NiCO का होल 4, लो बताओ, तो कहेंगे इसके ऊपर नेट चार्ज आएगा 0। तो अब एक बात समझिए, एक बहुत प्यारी सी बात सिखा दे रहा हूं, चलिए कोई बच्चा बता दे। अरे नोट करने की क्या जरूरत है, पूरी पूरी पीपीटी ले लीजिए यार आप लोग, नोट्स क्या चीज है, आप पूरी पूरी पीपीटी ले करके जाओ और घर पे देख करके पढ़ डालो, नोट्स रिवाइज कर डालो, जो चाहिए ले मिलेगा, बस नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है PHC, दैट इज फॉस्फीन, ठीक है। मन करे ये भी लेके चले जाओ, पैनल घर पे लगा के पढ़ रहा है, ठीक है, हाँ बड़े बड़े उस पर जो है लेक्चर देख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। क्या सीखा हम लोगों ने, ये सारे क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, कैसे लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड, तो इनके ऊपर नेट चार्ज क्या है, तो कहेंगे 0, नेट चार्ज क्या है 0, तो कहीं भी लगेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेंगे, सब वो देखो ये एग्जांपल, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 आ रहा है, आपकी बुक क्वेश्चन में है आपका। चलो अब देखते हैं और कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, थायोयूरिया, थायोयूरिया, पिरिडीन। अब ये सब पढ़ ही रहा है तो अब एक बहुत खास बात, अच्छा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में एक चीज याद रखना कि वहां पर चलो रहने दो, आपके एग्जाम में कभी आया ही नहीं, वैसे मैं पढ़ा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज करेगा नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है, एग्जाम में ये सब आते हैं, आपको आना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों लिगेंड जो मैंने आपको पढ़ाया कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, ये आपको आने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन लगेगा। अब बात आती है, जरा देखिए, सीधे सीधे काम की बात पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। अब यहाँ पर देखो बात लिखी हुई है, जो ये लिगेंड है, पहले तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के ऊपर, दूसरा क्लासिफिकेशन है इनकी डेंटिसिटी के ऊपर, किस पर, डेंटिसिटी। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, मतलब जितने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक एग्जांपल है EDTA, एक एग्जांपल है EDTA, दिस इज एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन या टेट्रा एसिटिक एसिड, तो ऐसे लिखते हैं एथाइलिन, एथाइलिन अब जरा देखो, अब जरा यहाँ पर देखिए एक बार, ये लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर देखो लोन निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, तो कितने मैक्सिमम बनाएंगे, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, कौन सा लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये टेट्रा भी हो सकता है, पेंट्रा भी हो सकता है, अगर एक एक ये हटा दें, एक ये हटा दें और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन लगा दें तो ये हो गया पेंटाडेंटेट, एक और हटा दें, एक और हटा दें और ये हाइड्रोजन लगा दें तो ये हो गया टेट्राडेंटेट, 1 2 3 4, अब 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये हो गया टेट्राडेंटेट। ऐसे ही और हटा दोगे तो भैया हो जाएगा ट्राइडेंटेट, ये कुछ भी जो जो आपका मन करे बनते रहिए, कितना बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए अब बात आती है यूनिडेंटेट लिगेंड्स की, किसकी, यूनिडेंटेट या इसी का दूसरा नाम है मोनोडेंटेट, क्या है मोनोडेंटेट, मतलब ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है अमोनिया, जाहिर सी बात है एक बना लेगा, पानी एक बनाएगा, अच्छा एक 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 जो है क्या नाम है एलिमेंट, या एक जो है एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकती है, NO, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, लेकिन यहाँ पर कितना,
एक 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 एक, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मतलब इनकी डेंटिसिटी कितनी है? 1। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 1। तो देखो ना, साइनाइड दिख रहा है क्या? नहीं, न्यूट्रल वाला दिख रहा है ना, न्यूट्रल में ये मोनोडेंटेट है। चलो आगे देखते हैं। लो, बाइडेंटेट। न्यूट्रल लिगेंड की बात हो रही है, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये डेंटिसिटी पढ़ते हैं। दिस दैट इज एथाइलिन डाइअमीन। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा था, और इसमें से 2 हाइड्रोजन लगा हटा दी थी, और यही पर हम लोगों ने लगा दिया था यही हम लोगों ने ये हटा करके CH3COO माइनस CH3CO माइनस, यही कर दिया था। और जब हमने ये कर दिया था तो यही बन गया था हमारा क्या? एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये टेट्रा एसिटेट आयन, यही तो हो गया था। इसी को हम EDTA बोल रहे थे, हालांकि वो और ये अलग चीज़ है। जो पढ़ाया वो अलग है और ये अलग अलग है। ये है एथाइलिन डाइअमीन। अच्छा, ये एथाइलिन डाइअमीन देखो, ये अमोनिया, ये अमोनिया, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये। जैसे मान लो किसी मेटल के साथ बनाए, तो कितने लोग मिलकर के बना दिए? कोई मेटल है तो ये देखो देखो रिंग बन गई। क्या बन गई? रिंग बन गई। इसको चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलेट। क्या कहते हैं? चिलेट्स। जहां पर भी ऐसा रिंग बन जाए या कॉम्प्लेक्स बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? चिलेटिंग। और ये लिगेंड कैसा कहलाएगा? चिलेटिंग लिगेंड। और ये चिलेट जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। सब पढ़ा दीजिए सर, आज की रात सब आ जाए एक ही रात में। वैसे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, डाइपाइरिडिल। क्या है? डाइपाइरिडिल। इसके बाद ये देखिए ये है दिस इज फेनाथोरिल। जो भी है पढ़ो यार, आगे बढ़े। ये वाला एग्जाम में आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या है? ट्राइडेंटेट। ये ट्राइडेंटेट बना कैसे? देखो एथाइलिन डाइअमीन लिखा है। क्या लिखा है? जब रिवीजन ऐसा है तो सेशन कैसा होगा? हाँ, दिस इज एथाइलिन डाइअमीन। और कितनी बनाई मैंने? 2। और इसमें से मैंने क्या निकाल दिया? एक हाइड्रोजन। क्या निकाल दिया? -H2। क्या निकाल दिया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा। वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। एक हाइड्रोजन हटाए होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा होगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। अच्छा देखो यहाँ पर कितने लोग जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकते हैं? बन गया। और 2 बार लिख दिया क्या? अरे यार, एक छोटी सी और गलती हो गई मुझसे, माफ़ करिएगा। आप चाहें तो मुझे सज़ा दे सकते हैं, बट मैं इसकी माफ़ी चाहूँगा। मैं इसमें से अमोनिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा? अमोनिया -NH3। और जब मैं इसमें से अमोनिया निकालूंगा तो देखना कितनी चीज़ें हट जाएंगी, कुछ इतनी। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा नाइट्रोजन का, और ये देखो इसका कार्बन का एक बचा है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो अब जो बना, इसी चीज़ को कहते हैं डाइएथाइलिन ट्राइअमीन। 3 अमीन ग्रुप है और 2 एथाइलिन है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये। तो कैसा हो गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह टेट्राडेंटेट भी बना सकते हैं। फिर से एक अमोनिया निकालिए एथाइलिन डाइअमीन में, ऐसा बना सकते हैं NH2 लो, ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। और क्या लिख सकते हैं? जैसे अब यहाँ पे लिखा है डाइएथाइलिन, वहाँ क्या हो जाएगा? ट्राइएथाइलिन, सॉरी डाइएथाइलिन ट्राइमीन ना, ये ट्राई नहीं, डाइएथाइलिन। और कितनी है? कितने अमीन? 1 2 3 और 4, टेट्रा एमीन। डाइएथाइलिन टेट्रा एमीन। क्या नाम हो गया? डाइएथाइलिन और टेट्रा एमीन। समझ में आ गया? डन। आगे बढ़े। ये लो, वही एग्जांपल लिखा है। यहाँ तुम बना लोगे सेंट्रल मेटल,
फिर से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा दूँ आपको, जल्दी करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देखो ये लिखा है NO2-। अब NO2- दो फॉर्म में लिखे जा सकते थे, एक ये नाइट्रो के फॉर्म में और ये नाइट्राइटो के फॉर्म में। किस फॉर्म में, नाइट्रो के फॉर्म में और नाइट्राइटो के फॉर्म में। यहाँ पे इसका नाम हो गया नाइट। अच्छा, जब कभी भी ना आए तो क्या लिखना, नाइट्राइटो N, और यहाँ पे लिख देना नाइट्राइटो O, जो तुम्हें समझ में ना आए। या एक बार लिख सकते हो नाइट्राइटो N, इसको लिख सकते हो नाइट्राइट N, क्योंकि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का जो है लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, या ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया नाइट्राइटो O, इसका नाम हो गया नाइट्राइटो N। तो यहाँ पर कौन डोनर एटम है, नाइट्रोजन इज डोनर एटम। और यहाँ पर कौन डोनर एटम है, तो कहेंगे सर ऑक्सीजन इज डोनर एटम, इसलिए इसका नाम ये। बात समझ में आ गई, आ रहा है ना, आना चाहिए। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब यहाँ पे दोनों ही कैपेबल थे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके तो करने को, लेकिन एक बार में एक ही कर सकता है। तो एक बार नाइट्रोजन ने किया तो नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन ने किया तो नाइट्राइटो O। दिख रहा है, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही दिखा। तो लिखा है एम्बीडेंटेट दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एक बार में। अच्छा कलर यूज करें, दिस इज थायोसाइनेटो, दिस इज आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। और ये देखो इसमें नाइट्राइटो N, दिस इज नाइट्राइटो O। देखो HCN दिख रहा है, NNCS मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वहाँ सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये आप लोगों ने पहले भी देख रखा है, ठीक है। ऐसे लिगेंड जो ट्राइडेंटेट टेट्रा कुछ भी बन सकते हैं, जैसे EDTA का मैंने एग्जांपल लिया, इनको हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। इसका चार्जर ले बेटा जरा, ठीक है। क्या सीखा हम लोग ने, क्या बात हम लोग के कर रहे थे आपस में अभी, कि हम, आप और पानी क्या है, कमज़ोर, क्या है, कमज़ोर। और कमज़ोर लोग, हम लोग जो है हम आप पानी क्या है, कमज़ोर। तो हम का मतलब हेलोजन, और आप क्या है, बैल, ऑक्स, क्या है, ऑक्स। ऑक्स जानते हैं, बैल, बैल बुद्धि से कमज़ोर होता है। और पानी इज अ वीक, जो है आप कह सकते हैं, वो तो एसिड है ही नहीं, वीक एसिड मान लो या कुछ भी मान लो, न्यूट्रल है। तो हम आप और पानी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। और जनरली आपके एग्जाम में हम मतलब हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और दैट इज मी। आप मतलब ऑक्स मतलब ऑक्सिलेटो, क्या, ऑक्सिलेटो का मतलब OX2-। कैसा लिगेंड है, तो कहेंगे सर बाइडेंटेट लिगेंड है, COO- दैट इज ऑक्सिलेटो। और पानी दैट इज H2 एक्वा, क्या है, तो कहेंगे सर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। क्या टाइम हो गया, 7:30। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC के कुछ सिंपल से रूल सिखाऊंगा, और इसी रूल से जो है क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा।
सी डी। सबसे पहली बात लिखिए, कैटायन आर नेम्ड फर्स्ट, इट इज फॉलोड बाय एनायन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का, ठीक है। अब बात आती है अगर अगर मान लो लिगेंड में दो या दो से ज्यादा, अगर लिगेंड दो या दो से ज्यादा है, सेम लिगेंड, और सेम एक बार हम बात करेंगे सेम लिगेंड, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? बाई, ट्राई, टेट्रा, जितने होंगे। अगर वो डिफरेंट लिगेंड है, डिफरेंट लिगेंड, दैट इज मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप अगर लिगेंड है, तो हम हमेशा इनको अरेंज करेंगे किसमें? इन दियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन दियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, अब इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट देन सेंट्रल मेटल। तो इसके बाद हम किसको लिखेंगे? सेंट्रल मेटल को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड्स को, उसके बाद हम किसको लिखेंगे? सेंट्रल मेटल को। बात क्लियर? अब हम लोग आते हैं, बात आती है कैसा लिगेंड अगर जो है, ठीक है। अब बात आती है नेमिंग ऑफ लिगेंड। अगर ये मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायोनिक है, क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, एक ही बात, और या फिर ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायोनिक है। कैसा है? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स पढ़ा हमने? एक सेकंड रुक जाइएगा। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो सेंट्रल मेटल है उसका जो जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, तो Fe को क्या लिखेंगे? आयरन। Ag को क्या लिखेंगे? सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर। क्रोमियम को क्या लिखेंगे? नॉर्मल क्रोमियम। जो इनका हम कॉमन नेम यूज करते हैं वही लिखेंगे। Pb को क्या लिखेंगे? लेड। और कोबाल्ट को हम नॉर्मली कोबाल्ट लिखेंगे, और गोल्ड को हम सिंपली गोल्ड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायनिक है, तो ये आयरन को क्या लिखेंगे? तो इनका जो लैटिन नेम है दैट इज फेरस, फेरेट, माफ कीजिएगा, फेरेट नाम ऐसा हो जाएगा, फेरेट। इनके नाम में क्या लग जाएगा? 8। और इनका कौन सा नाम हम यूज करेंगे? तो कहेंगे सर लैटिन नेम। सिल्वर को हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है। क्रोमियम को हम लिखेंगे क्रोमेट। क्या लिखेंगे? क्रोमेट, ठीक है। गोल्ड को हम लिखेंगे ऑरेट, ठीक है। और लेड को हम लिखेंगे प्लम्बेट, ठीक है। ठीक है। अब बात आती है, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ जाए। अब बात आती है
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज नेम आफ्टर इट एंड इन रोमन नंबर। किस नंबर में लिखेंगे? रोमन नंबर में। जैसे एक एग्जांपल है, अब एग्जांपल से बात करेंगे, K3FeCN का होल 6। ये ऐसे टूटा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? तो कहेंगे एनायोनिक। और इसके ऊपर क्या है, कितना ज्यादा? 3 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना आएगा? 3 नेगेटिव। कितना आएगा? साइनाइड कितना है? तो 6। कितना है? 6। तो देखो इसको लिखने का तरीका, मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत तेज तेज लिखूंगा। दैट इज Fe और प्लस 6 इंटू CN माइनस इज इक्वल टू -3। क्या यही चीज को यहाँ पे लिखा है? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ क्लास 11 में। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, Fe इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। अब इसको और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा Fe इज इक्वल टू +3। आ गया -3। ये जब -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेट क्या आएगा? +3। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। अब इसका नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक। और इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो गया? कैटायन। क्या हो गया? कैटायन। तो कैटायन का कभी भी नंबर नहीं लिखते। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी होंगे 3 है तो ऐसा नहीं लिखेंगे 3 पोटेशियम, नहीं, नॉर्मल पोटेशियम। और इधर भी लिखा है मान लो 3 क्लोरीन, तो सिर्फ सिंपली क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है? नाम नहीं लिखेंगे। तो ये नाम हो गया पोटेशियम, ठीक है? कैटायन का नाम सबसे पहले हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में एनायन है, अब कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड को। और लिगेंड कितने हैं? तो कहेंगे 6। तो लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो। देखो लिखा है कि नहीं? एनायनिक लिगेंड में आपने नाम लिखा है। और आयरन, आयरन एनायनिक लिगेंड में सेंट्रल मेटल का नाम क्या होगा? तो कहेंगे सर लैटिन नेम फेरेट। क्या होगा? यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा ये देखो, अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक, तो सेंट्रल मेटल का नाम क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो गया? फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो +3। तो यहां मैं रोमन में क्या लिखूंगा? 3। क्या लिखूंगा? 3। आ गया समझ में? हाँ या ना? चलो 3 एग्जांपल सिखा दे रहा हूं, सब आ जाएगा। जैसे ये देखो एक एग्जांपल, कोबाल्ट En का होल 12 Cl2Cl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में आसान भी बहुत है और अच्छा भी बहुत है। ये देखो ये क्या है? तो कहेंगे सर न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? 0। और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड मोनोडेंटेट -1 इंटू 2, दैट इज -2। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा। जी नानू नमस्ते, कैसे हैं आप? और जो है सुबह मैं 7:30 बजे से बैच लेता हूँ, ठीक है? 7:30 से 8:45 तक मेरी बैच चलती है। उसके बाद मैं 9 बजे से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में होता हूँ। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं वहाँ सेवा देता हूँ। 3 बजे वहाँ से आने के बाद 3:30 बजे से मैं यहाँ पे होता हूँ। और जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और जब मैं यहाँ से जाता हूँ 10-11 हार्डली हम लोगों को 10-11-12 हो ही जाता है। मैं हूँ, प्रशांत सर है, तो हम दोनों ऐसे हैं कि जो सबसे आखिरी तक होते हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि मैं सेंटर पीस हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब मैं खाली होता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के सोने का टाइम होता है। और महीने हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं अपने जितने भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे नाना हो, जो भी जितने भी लोग हैं, मामा जी हैं, जितने भी बाकी के रिलेटिव्स हैं, मतलब मिलना नहीं हो पाता। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो बेचारों को जब बहुत याद आने लगती है वो तुरंत फ़ोन मिला देते हैं। कई बार तो ऐसा हो रहा होता है कि उनका फ़ोन आए, मैं पेशेंट कर रहा हूँ, और मैं पेशेंट कर रहा हूँ तो फिर मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर सकता। मैं मतलब कभी कभी लगता है कि यार इतना भी क्या काम। फिर देखते हैं आप लोगों का चेहरा और आप लोगों का स्ट्रगल देखते हैं तो फिर मैं कहता हूँ ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, राइट? ये तो हो जाएगा, आप नहीं तो आए। तो आप लोगों को एक बात कहूँगा कि जैसे जैसे मेरे फादर जो हैं वो मुझे डेली फ़ोन करते हैं,
मेरी मम्मा भी हैं, वो मुझे डेली फ़ोन करेंगी 10, 11, 12 बजे, मतलब मुझे शायद मैंने जो है फ़ोन किया हो उनको महीने भर में, लेकिन वो मुझे रोज़ वो फ़ोन करते हैं। और रोज़ जो है 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, कैसी हैं, ठीक है, ठीक है, बस इतना भी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अ, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोविड चल रहा था उस समय जो है मैं और प्रशांत सर, हम लोग दोनों थे, बाकी सेंटर था, और सेंटर को होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना वेंचर और सारी चीज़ों को, और इस समय चीज़ों को करना, वो सीन ऐसा था कि पूरे कोविड में मैं अपने घर के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए गया, 1 साल में 2 दिन। और जब अपने घर जाओ तो ऐसा लग रहा था कि होटल में आ गए हैं, कि आलीशान ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो मतलब 7, 8, 10 साल से तो मतलब अपने घर के लिए तरस गए। मतलब जिस घर को लगता था कि यार ये तो मेरा है, वो मेरा ही नहीं रहा। मतलब सोचो 8, 10 साल जो है, 12th के बाद से घर 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 की तरह देखा ही नहीं। 15 दिन 10 दिन, मतलब जब तैयारी भी करते थे तो 10 दिन 5 दिन 2 दिन के लिए जाते थे, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस इधर ही रहता था। और उसके बाद इसमें जब आ गए, कॉलेज आ गए, तो उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर भी चलने लगा, तो फिर दोनों ही चीज़ों को सब बैलेंस करने में एक एक दिन 2 2 दिन 10 10 दिन, मतलब मैं पूरे पूरे साल की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने घर हार्डली 10 दिन गया हूँगा, हार्डली बोल रहा हूँ। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन ऐसे गिन सकता हूँ। तो दो दो बार जब लॉकडाउन लगा, दोनों ही लॉकडाउन में हम दोनों यहीं पे थे, बाकी सब छुट्टी पे, लेकिन हम दोनों ने उसी समय लाइव क्लास सब कुछ करा, सारे तरीके से किए, बच्चों को कनेक्ट रहे, पढ़ाया वढ़ाया सब कुछ। मतलब मैं अगर अपने अपने आप को पीछे देखता हूँ तो मुझे जो सबसे बड़ी मेरी कमी है, मेरे लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ी कमी रही है, वो ये है कि मैंने इतना कुछ करने में अपने माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहा। हालांकि आगे ऐसा नहीं होने वाला है, आगे चीज़ें और बेहतर और करेंगे, तो आप इन द एंड जो है माँ बाप के पास ही रहना चाहिए, या आप उनके पास रहो, वो आपके पास रहे, लाइफ उन्हीं के साथ अच्छी है। अभी मेरी नानी थी, और बहुत प्यारी, मतलब इतनी प्यारी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अगर चांद बिकता तो वो खरीद के दे देती, इतना प्यार करती थी। मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं कहूँगा, इतना प्यार करती थी कि अगर कोई चांद बेच रहा होता तो नानी को अगर सब कुछ गिरवी रखना होता वो बेच करके मुझे दिला देती। और मेरे मुंह से कहना होता था कि, एक तो मैं कहता नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरी आदत ही नहीं है मांगने की, तो नहीं मांगने की आदत थी, तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। और चीज़ ऐसी रही कि नानी के से जो है मैं कुछ मांगता ही नहीं था, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती आके क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए करती थी। और अभी लास्ट ईयर ही जो है वो नहीं रही हमारे बीच में, तो और आखिरी टाइम तक खुशी है कि मैं उनके साथ रहा, और हर चीज़ में साथ रहा, उनके पास रहा, तो वो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है। इतना जो है जान निकाल करके रखने वाले लोग रहे हैं मेरे साथ। मेरे मामा मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है, मतलब मेरे आसपास प्रशांत सर हैं, मेरी बहन है, ये लोग ऐसे हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, आप बहुत ग्रोथ करेंगे, मैं हमेशा कहूँगा। और बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो 90% टाइम पे अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप में कमतर आंकने लगते हैं कि यार फला के पापा तो बहुत आगे निकल गए, मेरे फादर ऐसे इतना क्या कर दिए। कई सारी चीज़ों में इस एज ग्रुप में ऐसा लगता है कि मैं अपने फादर की जगह होता तो मैं बहुत अच्छा कर सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितनी खुशी, जितना मौज मस्ती, जितनी कह सकते हैं कि एक बेकार शब्द है लेकिन मैं कह रहा हूँ, जितनी अयाशी हमने अपने माँ बाप के पैसों और माँ बाप के सामने करी, खुद से कमा के नहीं कर पाए। खुद से कमा के सिर्फ ज़रूरत पूरी करी, मतलब कितना भी पैसा कमाया, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया, पैसा बहुत कमाया, बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा कम रहता है। ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़। तो अब ऐसा लगता है ना कि अब जैसे महंगा फ़ोन, महंगी चीज़ है, महंगी गाड़ी, सब कुछ होने, लेकिन लगता है कि हर चीज़ के लिए तो मैं पे करके पा रहा हूँ। जैसे आपको आईफोन मिलता है तो आप खुश होते हो कि यार मुझे आईफोन मिला, क्योंकि उसका चार्म है, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत नहीं की और वो आपको मिल गया। आपको वन प्लस मिल गया, आपके पास चार्म में रहेगा हमेशा कि यार मैं तो मतलब आप
उस लायक नहीं हूँ लेकिन मिल गया, तो आपको उसके लिए बहुत खुशी रहेगी। लेकिन जब मैं बहुत कमा करके वो शूज़ खरीदता हूँ तो मुझे उस शूज़ को लेकर के इज्जत नहीं रहती। मुझे लगता है यार मैं इसको खरीदने लायक था तो मैंने खरीद लिया, मतलब इसके लिए मैंने पूरी पेमेंट करी ना, तो चार्म कैसा, वो जितना डिजर्व करता तो मैंने दे दिया। लेकिन मैं जितना डिजर्व करता तो मुझे अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तब मुझे खुशी होगी, चार्म होगा, राइट। तो जैसे उस समय वीवो का फ़ोन मिल जाए या कोई जनरल जनरल सा फ़ोन मिल जाए तो भी खुशी होती थी। अब अपने खरीद करके वन प्लस चला रहे कुछ चला रहे फिर भी लगता है यार ठीक है सामान है, 2-4 दिन में ही ऐसा लगने लगता है कि सामान है। महंगी से महंगी चीज़, मैं आपको सच बता रहा हूँ, महंगी से महंगी चीज़ ऐसे लग रही होती है क्योंकि उसको पे करके खरीद लिया तो लगता है यार ठीक है दोबारा खरीद लेंगे, तो उसके लिए उतना प्यार नहीं आता। और लेकिन एक चीज़ है कि ये अच्छा लगता है कि यार खुद से खरीद सकता हूँ। तो लाइफ में मुझे मेडिसिन इसलिए अच्छा लगता है कि मतलब इस काम में ड्रामा बहुत है, बहुत मज़ा है। और मुझे ये 2 कोर्स इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे पर्सनली बीटेक ज़्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू मेडिसिन, ये सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे अगर मैं जेई की बात करूँ तो मुझे उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस शब्द जो है वो वहीं पे शुरू होता है। आपने देखा होगा कि भैया किसी का पैकेज लगा तो लगा है 500 करोड़ 3, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो आपके साथ कल तक बैठ रहे थे और फिर उनके करोड़ों के पैकेज लग गए, मतलब समझ रहे हैं, और फिर अगली बार फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया। डॉक्टर की एक लिमिट है, मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर की एक लिमिट है, मैक्सिमम कितना आएगा ये आपको पता ही हो जाएगा। ठीक है, आप कितने भी बेहतरीन होंगे फिर भी जो है इसकी एक लिमिट है कि कितना आप काम कर सकते हैं। और वो जेई वाले बीटेक वाले मुझे ऐसा लगता है यार ये यही बैठा बैठा इंसान जो है लैपटॉप चला चला के अरबों कमा रहा, लाखों कमा रहा, अब मैं यहाँ दिन भर जो है इनको ट्रीट कर रहा हूँ उनको ट्रीट कर रहा हूँ, इनका निकाल रहा हूँ उनका निकाल रहा हूँ, उसके बाद भी लग रहा है डॉक्टर बहुत लूटता है। तो ये जो शब्द है ना कि ये अच्छा इंजीनियर्स को लेकर के कोई लूटता नहीं कहते, लेकिन डॉक्टर्स के लिए होता है अरे बहुत लुटेरा डॉक्टर है, ये जो है इतनी महंगी जांचें लिख दिया इतनी महंगी दवाएं लिख दिया, हद है। पर ठीक है, काम है तो करना है। पर मज़ा है। मैं इन द एंड कहूँगा कि मेरे जो है इस सब चीज़ में मैं सच बताऊँ तो मज़ा इज मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आप बेइंतहा मज़ा कर रहे हो। और कॉलेज की लाइफस्टाइल अलग है, मतलब ESC BSc BA ये करने वालों को और मेडिसिन करने वालों या जेई वालों को बीटेक करने वालों को की लाइफस्टाइल में बैठा दो। इसीलिए तो यार ये लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। आप सोचो ना कि मनुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड भी बनी, हाँ डॉक्टर थी MBBS थी, मिस वर्ल्ड भी बनी। उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारे मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, MBBS होते हैं, BDS होते हैं, BMS BHMS होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक ले आते हैं आपके UPSC में। मतलब आप तो कहते हो ना सबसे टफ एग्जाम है, क्यों सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स क्रैक कर रहे हैं, मतलब बाकी के फील्ड के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं वो एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। जैसे ये जो ट्रेनिंग है नॉर्मली लोगों को तैयारी करने नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आदमी हारता क्या है पता है, अपनी तैयारी नहीं करने के स्किल की वजह से, कि अपने आप को ट्रेन या मोल्ड नहीं कर पाते। और ये जो तैयारी है ये 17 साल की एज की है, 11th की 12th की 16-17 साल की। इस एज में जो चीज़ फीड करोगे वो तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तुम रात भर पढ़ने वाले हो जाओगे, कभी भी पढ़ना होगा रात भर पढ़ सकते हो। एक एक मतलब इतना प्रेशर है इस फील्ड में कि प्रेशर के साथ साथ तुम एडाप्टिव ऐसे हो गए कि कोई भी प्रेशर झेल लोगे। मतलब एक एक दिन के गैप में 12-12 एग्जाम है, मेडिसिन के 12-12 एग्जाम है, छोटी मोटी बात ही नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन के गैप में, मतलब एक दिन हुआ फिर कल नहीं हुआ फिर हुआ फिर नहीं हुआ फिर हुआ। और ऐसे एग्जाम मतलब अपने आप में फिजियोलॉजी, अपने आप में बायोकेमिस्ट्री, ये एक में एनाटमी, ऐसे ऐसे एग्जाम आप क्रैक करने एक एक दिन 2-2 दिन पढ़ने के बाद क्रैक हो जाते हैं। और जबकि हम लोगों का पासिंग मार्क्स होता है 50%, नॉर्मली बोर्ड्स का पासिंग मार्क्स होता है 33%, इनका पासिंग मार्क्स होता है 50%। 50% से नीचे हो तो फेल हो। और इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि आप नॉर्मली यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि पहले आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रेन हो जाते हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो। उसके बाद आपके जो है रिटर्न होता है, यहाँ प्रॉफ पहले होता है और वाइवा बाद में होता है। मतलब जैसे प्रॉफ खत्म हुआ 3 दिन के बाद डेट आ गई, फिर लगे हैं। तो थोड़ा रश तो है लेकिन मज़ा बहुत है। मतलब
मैं आखिरी में कहूँगा कि देखो मेरा चेहरा खुश है, तो मैं आखिरी में ये कहूँगा कि यार खुशी है। मैंने आपको पीछे देखता हूँ तो मुझे खुशी ही दिखती है। मतलब टीचर तुमको उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, प्रोफेसर तुमको आकर के गाली दे के चला जा रहा है, लेकिन फिर लगता है कि यार यार इतना कुछ सिखा दिया। मतलब इतने सारे डॉक्टर्स और एक जो है कोई तुमको डांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आखिरी में जीत कौन रहा है? तुम। जिस इंसान का तुम 1 मिनट पाने के लिए 500 रुपए खर्च करते थे, 1000 खर्च करते थे, वो इंसान तुम्हारे साथ दिन भर बैठा है, तुमको मार भी रहा है, सिखा भी रहा है, भाग यहाँ से। ठीक है, आप लोग को एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक हमारे बैच में एक लड़की थी सदफ, अभी भी है। तो सदफ जो है क्या हुआ कि हम लोग वाइवा गए, तो हम लोग गए फार्मा के वाइवा में, और मेरा था उस दिन, मेरा भी फार्मा का था, तो हम लोग गिनी चुनी मेडिसिन याद कर लेते थे। तो मेडिसिन याद करके खड़े हैं, अब सबका नंबर आ रहा है, वो कुछ भी पूछ रहा है, हमको जितनी मेडिसिन है वही हम बता रहे हैं। मतलब वो पूछा टाइफाइड में क्या चलेगा, हम वही रिपीट कर दे रहे हैं। फिर वो पूछ रहा है मलेरिया के लिए, मलेरिया का बता दे रहे हैं। मतलब एक 3-4 गिन की मेडिसिन याद होती, क्योंकि हम लोग ऐसे होते थे, मतलब बेशर्म टाइप के। पता है कल वाइवा है, कुछ तैयार नहीं है, सुबह पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे होता था कि जैसे वाइवा शुरू हो गया तो उससे पूछे तुम्हारा क्या हुआ, अब उसको पढ़ लटना शुरू कर दिया। 2-4 चीजें पढ़ के तैयार हो जाते थे, और साल भर इतना ट्रेनिंग हो जाती है, पेशेंट ही पूछ पूछ के इतना बार बुलवा देता है कि आपको मेडिसिन याद हो जाती है। तो अब वहाँ बैठे, वहाँ कुछ भी पेशेंट कुछ भी पूछ रहा है, सर एजिथ्रोमाइसिन, कुछ भी पूछ रहा है एमॉक्सिसिलिन। तो ऐसा हो रहा था कि अब वो एमॉक्सिसिलिन में पूछ रहा है बीडी टीडीएस क्या चलाओगे। अभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, उसने कुछ बताया, एग्जामिनर कुछ नहीं अपना। अब मेरा तो सीन ऐसा होता था कि मेरे साथ 5 लोग जाते थे, हमेशा स्टेज वाइवा होता था, स्टेज वाइवा में 5 लोग जाते हैं। अब हम लोग 5 लोग खड़े हैं, तो मैं जो है इधर या तो इस साइड बैठा खड़ा हूँ या इस साइड, कहीं पे भी हमारा रोल नंबर आ, तो मैं ऐसा होता था कि मेरा नंबर आ गया तो ठीक है, अब मैं मुझे जो आता है मैं बता दिया, चलो वो आगे गया, मतलब इधर से कुछ आया कुछ आया कुछ आया। तो मैं सबकी बातें बहुत सुनता था, चारों की बातें सुन करके जब मेरे पास आता था मैं एक साथ सब बोल जाता था। अब एग्जामिनर को लग रहा है सबसे तेज यही है। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, एक मेरी बैचमेट थी, वो शगुफ्ता नाम था उसका। आप लोग का टाइम खराब हो रहा है लेकिन ठीक है, मेरा भी गाल दर्द होने लगा चिल्लाते चिल्लाते। एक मेरी बैचमेट है शगुफ्ता, शगुफ्ता जो है अच्छी थी पढ़ने में, बहुत अच्छी थी, और मेरा रोल नंबर उसी के साथ लगा, तो शगुफ्ता जो है मेरे बगल में। अब और हमारा प्रैक्टिकल है ओरल सर्जरी का, अब वहाँ बैठी है, तो अब शगुफ्ता से कुछ पूछे तो शगुफ्ता सब हिंदी में बताए। शगुफ्ता जो है ठीक थी, उसकी हिंदी अच्छी थी, तो वो बिहार की एकदम टिपिकल बिहार, तो वो अच्छे हिंदी में बताती थी। अब मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता था, मैं सो के उठ के गया हूँ आएगा देने तो अब कॉन्फिडेंस उतना ही है। तो मैं जो है शगुफ्ता जो है हिंदी में बता रही है, और मैं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो आता ही था क्योंकि थ्योरी बस कुछ ही दिन पहले ही हुई थी, तो हो गया। बाकी शगुफ्ता की पूरी बात सुनी, इंग्लिश में निपटा दी, कुछ नहीं, सेम शगुफ्ता, बस एग्जामिनर ने ऐसे किया, सेम चीज इंग्लिश में, और शगुफ्ता मुझे ऐसे देख रही, ठीक है। तो उसके बाद एक बार हुआ, फिर वो कुछ बोलती, फिर मैं वही बोलता, फिर वो, तो हम लोग का वाइवा क्लियर हुआ। तो शगुफ्ता क्या कह रहा, कुछ पढ़ के आया करो, कुछ सीखो इससे, और वो मुझे ऐसे देख रही, कह रही सब तो मैंने ही बताया। तो स्किल होती है, वाइवा तो अपने आप में एक स्किल है, बहुत मजेदार है, मतलब यही सब जिंदगी है। बाकी तो यार कुछ भी कर लोगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है मेमोरी, क्या तुमने बनाया है इतने सालों में। ठीक है, आखिरी में खुशी, खुशी देखो एक बात जान लो कि जो खुशी है वो सफ़र की है, मंजिल की नहीं है। जूता खरीदा नहीं तब तक जूते को लेकर के चार्म है, फ़ोन मिला नहीं तब तक फ़ोन को लेकर के खुशी है। 5 दिन जो है, जैसे नया जूता लाते थे तो 4-5 दिन डब्बे में रखते थे, गंदा ना हो जाए, छठे दिन फेंका रहता था, होता ना कि, तो ऐसे ही फोन मिलता तो शुरू में बड़ी इज्जत। अभी तो फोन में टेम्पर्ड भी नहीं लगाते, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम मेरा फोन देखो तो मैं टेम्पर्ड तक नहीं लगाता। क्या करना है, शुरू में लगता था यार गंदा हो जाएगा, स्क्रैच लग जाएगा, ये लगा, ठीक है आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ यहाँ पर आते हैं, बहुत मजाक हो गया, अब हम लोग आते हैं अपने काम की बात पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इसको देखा तो ये मुझे देखा तो ऐसा लगा, ठीक है, यहाँ ये माइनस, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की एक खास बात थी, क्या थी कि सर अगर कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब चलो ये सब करने से पहले एक और खास चीज कर लेते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो -2
और ये क्या है -1, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर आएगा +1, दिखा दूँ, कोबाल्ट प्लस -2 इज इक्वल टू -1, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू -1 + 2 दैट इज +1, आ गया, आया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज क्या है, ये देखो इसका बेसिक नेम है इथेन या इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, एक तो हो गया, और ये इथेन ई से शुरू हो रहा है, और ये क्लोरो है, क्लोर मतलब सी पहले आता है की, बेटा पेपर दे रहे हो, नशे में हो, हाँ इतना तो टफ पेपर भी नहीं आने वाला जितना तो तुम पागल हो गए हो, सी पहले आता है ABCD, हाँ तो कितने हैं, 2 क्लोरीन, तो डाई क्लोरो, क्या हो गया, डाई क्लोरो, इसके बाद क्या है, तो कहीं 2, अब देखो यहाँ पर 2 लिखा है और इसमें भी 2 नाम है, जैसे इथेन 1,2 डाइएमीन, यही तो नाम होता है, इथेन 1,2 डाइएमीन, तो इसके नाम में भी डाई है, फिर से डाई नहीं लिखा जाता। ऐसी सिचुएशन अगर आपके लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लिखा, जैसे इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, उसके नाम में डाई और ट्राई जरूर लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन अगर और वो अगर 2 से ज़्यादा संख्या में है, तो ऐसी सिचुएशन में ये डाई ट्राई नहीं यूज होता, बल्कि यूज होता है बिस, डाई के लिए बिस, 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, हाँ ये एक ही वाली, एक ही एस वाली है, कहीं ना नहीं 4 बार नहीं, जब तक सिलेक्शन हो जाता है ये सबसे दूर रहे, ठीक है। तो डाई क्लोरो और क्या हो गया, बिस एथाइलिन डाइएमीन, बिस एथाइलिन डाइएमीन, और कोबाल्ट, कोबाल्ट का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम होगा सिंपल, दैट इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड, लो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक बहुत छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, अगर आप कहो तो मैं सही कर दूं, देखो एक बहुत छोटी सी गलती मुझसे हो गई, अरे यार इसके ऊपर तो +1 चार्ज आया था ना, क्या चार्ज आया था, +1, और यहाँ मैंने -1 लिख दिया, ये +1 हो गया, तो ये +1 हो गया, तो ये भी +1 हो गया, +1 की जगह क्या हो गया, +3, क्या हो गया, +3, तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 3 लाइन। आज राइटिंग बहुत गंदी होगी क्योंकि मैं रियल टाइम में लिख रहा हूँ, राइट, बात समझ में आ गई, एक और करके दिखा दूँ, लो FeCO का होल 5, तो क्या हो गया, तो मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है, न्यूट्रल, हाँ अब आने तो इससे भी कॉम्प्लेक्स वाले भी चाहिए, लेकिन ठीक है आप लोगों के काम इतने में चल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वार्नर कोऑर्डिनेशन, लास्ट अभी शुरू ही किया था वार्नर कोऑर्डिनेशन की थ्योरी से, जिसमें हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ाई थी, तो हमारा ये काम तो हो गया। अब मैं आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एक होता है, सिडविक ने दिया था, हालांकि आपके पेपर में मैंने देखा नहीं, एक भी आया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं पढ़ा दूं, अगर आप ना चाहें तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दूं, ठीक है। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, एक बात याद रखिए, सिडविक रूल है, जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा, अगर ये वैल्यू किसी नोबल गैस के बराबर आती है तो वो सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्टेबल होगा अदरवाइज अनस्टेबल होगा, ठीक है।
तो ये जो पूरा पूरा आ रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, नोबेल गैस के बराबर होना चाहिए। आप कहो तो मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, K4FeCN का होल 6, एक और लिखवा दूंगा K3FeCN का होल 6। यहाँ पर देख लेना, देख लो। अब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2 और यहाँ पर आ रही है +3। देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना ही। मतलब आप यहाँ से तोड़ करके सब कुछ करके बनाओगे तब भी इतना आंसर आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वाले के लिए कर रहा हूँ, ये हो गया +2 और एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का, तो कहेंगे सर 26 -2 +2 इंटू, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 - 3 +2 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो इस वाले का आंसर आएगा 36, इस वाले का आंसर आएगा आपका 36 जो कि क्रिप्टॉन के बराबर है, किसके बराबर में, और इस वाले का आंसर आएगा 35। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये क्रिप्टॉन के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक है ये, जेईई वालों को आना चाहिए, बाकी आप लोगों को के सिलेबस में आया नहीं है अभी तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात वहीं से शुरू होगी वापस से। चलो अब जो है आगे का टॉपिक मॉर्निंग में पढ़ लो 7:30। मॉर्निंग में 7:30 पढ़ना है किसी को, पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म कर देंगे। हाँ, यहीं पे मतलब लाइव भी रहेगी और घर से भी पढ़ सकते हैं। 7:30 से मैं आपको पढ़ा दूंगा 8:40 तक, 8:30 तक पढ़ा दूँ, 7:30 से 8:30। दोपहर में से जैसे 3:30, दोपहर में बेटा सेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोपहर में दिन में ओपीडी रहती है, दिन भर मरीज मेरे सर पे बैठा रहता है। ठीक है, तो मेरे पास समय दोपहर में नहीं हो पाता, जो समय होता है उसमें मैं आपकी पीपीटी वगैरह बननी है, बहुत सारे काम। ठीक है, तो मॉर्निंग में पढ़ ले, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, किसको मॉर्निंग में पढ़ना है। सर कल की क्लास